हेलो बच्चों। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। आज जो है केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 13 जो हम पढ़ेंगे, जो कि हमारा आज केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग का आज लास्ट लेक्चर है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। क्या होता है कोऑर्डिनेट में? देखो, हमने कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा था, आयनिक बॉन्ड पढ़ा था, हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। तो देखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है, इसको समझते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? देखो, इट इज ए कोवैलेंट बॉन्ड, या एक तरह से क्या है, आपका एक कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम वन एटम, मतलब एक एटम आपको इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन लेगा। देखो, अभी तक हम जो बॉन्ड बनाते थे, जो बॉन्ड पढ़ते थे, उसमें क्या होता था, अगर मान लो ए है और बी है, इनके बीच में बॉन्ड कब बनेगा? हम पढ़ते थे ए अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, बी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, और दोनों आपस में कंबाइन हुए और एक बॉन्ड बन गया ए बी। यही पढ़ते थे ना? यस सर। सर। का लेन देन होता था जो कि बॉन्ड बनाता था। लेकिन कोऑर्डिनेट में क्या होगा, ए अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, मतलब ए अपना 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, और बी जो है, बी कोई इलेक्ट्रॉन लेके नहीं आएगा, ये अपना खाली डब्बा लेके आएगा। ए अपना 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, मतलब एक लोन पेयर, और बी अपना खाली वैकेंट ऑर्बिटल लेके आएगा। और ये क्या करेगा, ये बी बोलेगा कि भाई मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत पुअर हूँ। ये बी क्या है, ये बोलेगा कि भाई मैं बहुत गरीब हूँ, तुम मुझे कुछ खाने पीने के लिए दे दो। ए के पास ऑलरेडी पैसा है, भाई पैसा है ना, इलेक्ट्रॉन है ना ए के पास, लोन पेयर है। यस सर। ए के पास तुम्हारे पास पैसे है, ये बी को कहेगा ठीक है यार, गरीब हो, लो तुम भी क्या याद रखोगे, लो अब। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, क्योंकि क्या है, बी दे रहा है। तो यहाँ पे आप इस बॉन्ड को ऐसे एरो से दिखाओगे। ठीक है, अरे बी दे रहा है ना, तो जो तुम्हारा मतलब, सॉरी, ए दे रहा है, बी ले रहा है, तो बी एक्सेप्ट कर रहा है, तो एरो बी की तरफ ओपन कर देना। मतलब एरो को कैसे चलाना, इस तरह से। ठीक है, और ये जो एरो क्या बता रहा है, ये एरो आपको बता रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये क्या बता रहा है, कोऑर्डिनेट। ये बोल रहा है कि ए और बी के बीच में क्या बना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। ठीक है, देखो अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता क्यों है, तो आप इधर देखिए, इधर देखिए, ये क्या है, BF3 है। यहाँ पे बोरॉन का हाइब्रिडेशन मतलब क्या है, हाइब्रिडेशन भूल गया, चलो हाइब्रिडेशन तो हटाओ। ये बताओ, बोरॉन का क्या ऑक्टेट पूरा है क्या? लोन पेयर बताओ, बोरॉन का क्या है, लोन पेयर कितना है इसमें? लोन पेयर 0 है कि नहीं? 0 है। अरे यस सर। तो कैसे पता चला लोन पेयर 0 है? तो इसका इसी लिख लेते हैं ना, इसका इसी लिखोगे, बोरॉन का इसी लिखोगे, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन 5 होता है ना एटॉमिक नंबर। तो 1s2 2s2 2p1 2p3 2p1 1s2 2s2 2p1। तो क्या है यहाँ पे, 2s2 और 2p1 है। कितने इलेक्ट्रॉन? 3, और 3 बॉन्ड बना चुके हैं। तो क्या इलेक्ट्रॉन बचा यहाँ पे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा? नो सर। क्या लोन पेयर इस पे है? नहीं, लोन पेयर नहीं है। नो सर। लेकिन क्या इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है? तो हाँ भाई, वैकेंट Yes, ऑर्बिटल है। है। कैसे पता चला? क्योंकि देखो, पी के 3 डब्बे होते हैं ना, यस सर। यस सर। पी के 3 डब्बा है, लेकिन यूज कितना हुआ भैया, 1 डब्बा। अरे लास्ट क्लास है, थोड़ा एक्टिव रहो आज, थोड़ा जवाब दो भाई, सब कोई बोलो, इतना आसान चीज तो बता रहे हैं। देखो, इसका 1 डब्बा खाली है कि नहीं? यस सर। बोरॉन के पास हमारा डब्बा खाली है, और नाइट्रोजन के पास, देखो नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर है। यस यस सर। सर। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। कैसे पता चला नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है? तो देखो, इसका जब तुम इसी लिखोगे, तो 1s2 2s2 और 2p, 2p3। ये 2p3 तुम्हारा बॉन्ड बना लिया। देखो, ये तो बॉन्ड बना यस लिया, सर। और ये तुम्हारा खाली नहीं हो गया। यस सर। यस सर। इसके पास लोन पेयर है, इसके पास खाली डब्बा है। अब ये देखो, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं ना है, ये 3 ही बॉन्ड बनाए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हुए? अरे 3 बॉन्ड के लिए 3 2 9 6 इलेक्ट्रॉन है। यस सर। 3 इंटू 2 करोगे तो क्या होगा, 6 होगा ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन है? यस सर। 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। ओके, अब ये बताओ, ऑक्टेट तो पूरा नहीं है, लेकिन सब कोई चाहता है ऑक्टेट पूरा करना। तो बोरॉन Yes, sir. बोलेगा ना कि भाई मेरा ऑक्टेट पूरा कर दो, पड़ोसी को बोलेगा कि ऑक्टेट पूरा कर दो, और इसका ऑक्टेट ऑलरेडी पूरा है, NH3 का ऑक्टेट पूरा है।
तो ये कहेगा कि ठीक है भाई ले ले इलेक्ट्रॉन, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको इसके वैकेंट ऑर्बिटल में दे दिया और कुछ इस तरह का बॉन्ड बन गया। देखो ये जो एरो बता रहा है ये बता रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। ये एरो क्या बता रहा है? ये एरो बता रहा है NH3 और BF3 के बीच में कौन सा बॉन्ड बना है? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए क्या होना चाहिए? एक के पास खाली डब्बा होना चाहिए, एक के पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मतलब एक जो होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इधर देखना, NH3 के पास देखो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे देखो प्लस चार्ज है, यानी कि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है कि नहीं? यस सर है। तो एक के पास इलेक्ट्रॉन है और दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा कि नहीं? यस सर बनाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोन पेयर है और फिर से क्या के पास जो एक्स्ट्रा में नहीं होता ना, वो तो ऑक्टेट में ही होता है, तो वो दे देगा तो उसके पास कम नहीं हो जाएंगे? नाइट्रोजन वाला देखो, नाइट्रोजन को अभी भी तुम काउंट कर के देख लो ना, 1 2, अरे यार कितने बॉन्ड है? 1 2 3 और 1 4, 4 बॉन्ड के लिए 4 दूना 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अरे 8 नहीं हो गया? यस हमने सर पहले स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, क्या लिखा था स्टार्टिंग में? क्या लिखा था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक तरह से क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड है। एरो है हमेशा लेफ्ट साइड पे ही बनेगी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो देगा ना, जो देगा उसके साइड आप उसके देखो, अगर मैं इसको बोलूं हेड बोलूं और इसको टेल बोलूं, तो जो देने वाला होगा ना उसके तरफ टेल रख देना और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसके तरफ हेड कर देना, उसके तरफ हेड कर देना। ठीक है, यस सर। और तो ऐसा लेफ्ट राइट वाला कैसे नहीं। देखो यहाँ पे और क्या लिखा हुआ है? नेसेसरी कंडीशन, ये कंडीशन ही पढ़ लेते हैं। तो कौन सा कंडीशन होना चाहिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए? तो क्या कर रहा है? ऑक्टेट ऑफ डोनर एटम शुड बी कंप्लीट, मतलब जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना उसका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। देखो इसका नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा था कि नहीं? यस सर। यस सर। 3 बॉन्ड बनाया, एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड के लिए 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट पूरा है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है? सेकंड पॉइंट कर रहा है एक्सेप्टर एटम शुड हैव डेफिशिएंसी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं ना, जो एक्सेप्ट करने वाले हैं उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए। तो बताओ यहाँ पे लेने वाला BF3 था, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी था कि नहीं? यस सर था। यस सर। दोनों कंडीशन पूरा हुआ तो कोऑर्डिनेट Yes, sir. बॉन्ड बन गया। एटम विच प्रोवाइड, जो देखो इलेक्ट्रॉन देगा ना उसको तुम क्या बोलोगे? अरे जो देते हैं उसे डोनर बोलेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसे क्या बोलोगे? उसे Acceptor. एक्सेप्टर बोलोगे। ठीक है, और इस तरह के बॉन्ड को क्या बोलोगे? इस बॉन्ड को बोलोगे डोनर एक्सेप्टर। कोऑर्डिनेट। कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या फिर इसको तुम बोल सकते हो डोनर। देखो एक डोनेट कर रहा है, एक एक्सेप्ट कर रहा है, तो डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड कर दो या फिर डेटिव बॉन्ड बोल दो। ठीक है, तो इसके 3 नाम हो गए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड हो गया या फिर डेटिव बॉन्ड हो गया। ठीक है, यस सर। अब देखो यहाँ पे फिर से अब कंडीशन देखते हैं। तो क्या ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? तो हाँ भाई बनाएगा। क्यों? क्योंकि Yes, इस पर sir. इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास Yes, sir. इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन और है। इसका ऑक्टेट भी पूरा है, तो ऑक्टेट भी पूरा है तो बना देगा। क्या यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा? हाँ भाई, इसके पास लोन पेयर है और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो बस Yes, कोऑर्डिनेट sir. बॉन्ड बन गया। क्या ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा? हाँ भाई, इसके पास लोन पेयर है और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी ना, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड यस रहता है, सर। वो भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, लो। ठीक है, और ये बनने के बाद तुम्हारा कुछ ऐसा ठीक है। और ये ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना उस पर तुम प्लस चार्ज लिख देना। देख रहे हो यहाँ पे ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन दे दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ऑक्सीजन पे एक प्लस चार्ज आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, सर नहीं लिखेंगे तो गलत नहीं होगा? नहीं लिखोगे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आप लिख देना ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ओके सर। चलो अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली क्या हो गया, वो अपना लोन पेयर जब दे दिया तो थोड़ा प्लस चार्ज नहीं है। यस सर। किसी को ऐसा जो चीज को कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं समझ में आया हो, आ गया? तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक और पॉइंट समझ लेना, क्या कि देखो ये NH3 था, NH3 ये लोन पेयर और यहाँ पे H+ था। NH3 अपना लोन पेयर इसको दे रहा था, Yes, sir. यही हो रहा था, NH3 अपना लोन पेयर इसको दे रहा था। क्योंकि NH3 क्या कर रहा है? दे रहा है, तो ये इसको तुम क्या बोलोगे? डोनर।
डोनर, और ये ले रहा है तो इसे क्या बोलोगे? एक्सेप्टर। एक्सेप्टर, और ए से एक्सेप्टर होता है, और ए से ही एक और वर्ड होता है जिसका नाम होता है एसिड। तो ये ध्यान रखना, जो एक्सेप्ट कर रहा है ना, जो लोन पे ले रहा है, उसे बोलोगे लेविस एसिड। क्या बोलोगे? लेविस एसिड। तो लेविस एसिड क्या होता होगा? जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करे, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा उसे बोल दोगे लेविस एसिड। और जो लोन पेयर दे रहा है, जो दे रहा है, इसे क्या बोलोगे? लेविस बेस। यस, इसे बोलोगे लेविस बेस बोलोगे। ठीक है, ये हो गया आपका लेविस बेस। तो जो लोन पेयर दे रहा है उसे लेविस बेस बोलेंगे, और जो लोन पेयर ले रहा है उसे लेविस एसिड बोलेंगे। ठीक है? अब तुम इसको याद करने का तरीका क्या है? तो देखो, जो एक्सेप्ट कर रहा है, ए से एक्सेप्ट और ए से एसिड, ए से एक्सेप्ट करना, ए से एसिड। और इसको कैसे याद करोगे? देखो, ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है ना, इलेक्ट्रॉन को अपना बाहर निकाल रहा है, बाहर भेज रहा है ना। अरे देखो ना, बाहर डोनेट नहीं किया तो बी से बेस, बी से बाहर। हाँ, बी से बेस और बी से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर कौन निकालता है? बेस निकालता है। ठीक है, तो लेविस बेस क्या हुआ? जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले, यानी कि दे दे। और लेविस एसिड क्या हो? जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। ठीक है, तो एसिड बेस समझ में आएगा? ये लेविस क्यों लगाते हैं हम इसके आगे? नहीं, साइंटिस्ट का नेम है भाई, इसका scientist का name है। अगर आप ये थ्योरी आप दे दोगे तो हम बोलेंगे कोमल बेस। अरे कोमल बेस, अजीब। कोमल आपने ही पूछा ना? यस सर। अच्छा, कोमल बेस और कोमल एसिड, क्या एसिड कोमल हो सकता है? नो सर। एसिड क्या होता है? हार्ड होता है ना। हार्ड होता है। एसिड हार्ड होता है भाई। एसिड तुम अगर हाथ पे गिर जाए तो हाथ जल जाएगा, तो तुम्हारे नाम पे सूट ही नहीं करेगा कोमल एसिड। तो चलो, तुमने मतलब कुछ ऐसा थ्योरी दिया और मैं नाम रख दूं कोमल एसिड, भाई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। उसको लगेगा ये एसिड क्या है? एसिड तो कोमल है, इसको तो हम पी लेते हैं उठा के। ये एसिड हार्श नहीं होते ना? एसिड सारे एसिड हार्श नहीं होते ना? ये तुम टर्म पढ़ोगे, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड हार्ड होते हैं, मतलब हार्ड होते हैं, उसको तुम अगर पी लिए तो तुम्हारा समझो काम तमाम है। और एक होता है डाइल्यूट एसिड, वो थोड़ा ये जैसे नींबू भी तो एक एसिड है ना। यस सर। चलो इधर आते हैं, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है इसको समझते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब बहुत आसान था ना, वो तुम्हारे कोवैलेंट बॉन्ड की तरह नहीं कि भाई बहुत ज्यादा थ्योरी चले जा रहा है। ठीक है, ये तुम्हारा थोड़ा। अब आते हैं बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है? तो ऑब्वियस सी बात है, अरे बॉन्ड के बीच, मतलब बॉन्ड के बीच में जो एंगल होगा उसे बॉन्ड एंगल बोलेंगे। ये तुम्हारा बी है और ये तुम्हारा ए है, ये ए, तो इनके बीच में जो एंगल होगा थीटा, उसी को तो बॉन्ड एंगल बोलोगे ना। यस इसी को बॉन्ड एंगल बोलोगे, मतलब जो बॉन्ड के बीच में जो एंगल होगा उसे बॉन्ड एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल में तुम ये पढ़ोगे कि बॉन्ड एंगल कब बढ़ेगा कब घटेगा, कौन कौन सा फैक्टर है जो बॉन्ड एंगल को बढ़ा रहा है, कौन कौन से फैक्टर है जो बॉन्ड एंगल को घटा रहे हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, और कैसे बॉन्ड एंगल पे मतलब इफेक्ट पड़ता है। तो जिसमें पहला है फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल में स्टेप, मतलब पहला फैक्टर परसेंटेज एस कैरेक्टर। मतलब ये बोल रहा है कि जितना ज्यादा इस कैरेक्टर होगा ना उतना ही बॉन्ड एंगल होगा। क्या बोला मैंने? जितना ज्यादा इस कैरेक्टर उतना ही ज्यादा बॉन्ड एंगल। हाँ, जितना ज्यादा इस कैरेक्टर उतना ही ज्यादा बॉन्ड एंगल। ठीक है, अब देखना ये इसको समझते हैं। यहाँ पे परसेंटेज इस कैरेक्टर समझते हैं। पहले देखो इसका हैबिटेशन क्या होगा, एसपी। अरे दो बॉन्ड बनाया है ना, तो दो बॉन्ड के लिए एसपी नहीं लिखोगे। ये तीन बनाया है, लोन पेयर तो किसी में नहीं है, तो तीन बॉन्ड के लिए sp2 नहीं लिखोगे। चार बनाया है तो sp3 नहीं लिखोगे। अब परसेंटेज एस की बात करें, परसेंटेज एस की बात करें तो सबसे पहले इसमें कितना परसेंटेज एस है? 50% है क्या? ऐसा ना, एक एस है एक पी है, यहाँ पे एक एस है और दो पी है, तो कितना परसेंटेज एस क्या हो? 33.3%। और यहाँ पे एक एस है तीन पी है, यानी कि परसेंटेज एस 25%। 25%। ठीक है, ये रहा। तो परसेंटेज एस किस में ज्यादा हो गया? पहले वाले में परसेंटेज एस ज्यादा हो गया। जिसमें परसेंटेज एस ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा। तो देखो इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है कि नहीं सबसे? यस सर। तो बोल रहा है परसेंटेज एस जिसमें ज्यादा बॉन्ड एंगल उसका ज्यादा। ठीक है,
और ये तुम पहले से भी जानते हो, जब ज्योमेट्री पढ़े थे, क्या पढ़े थे, अरे sp का लीनियर शेप होता है ना, Yes, sir. लीनियर, और लीनियर का बॉन्ड एंगल 180 होता है, और तो इसका yes, sp3 का टेट्राहेड्रल होता था ना, और टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल 109 होता था। तो ये तो हम पहले भी जानते थे, बस उसको बस रूल्स की तरह यहाँ पे बांध दिया गया। क्या क्या बांधा गया कि अगर परसेंटेज ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, परसेंटेज ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है। चलो अगर मान लो परसेंटेज एस सेम हो जाए, परसेंटेज एस अगर सेम हो जाए, जैसे दो तुम्हारा कंपाउंड है जिसका हाइब्रिडेशन दोनों का sp3 हो जाए, तब कैसे पता चलेगा कि बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा है? तो उसके लिए लाएंगे वेस्फर्ड थ्योरी को उठा के। देखो क्या करा, व्हेन हाइब्रिडेशन इज सेम, मतलब हाइब्रिडेशन सेम है, इसका मतलब क्या क्या है, परसेंटेज सेम है। अरे हाइब्रिडेशन सेम है तो परसेंटेज सेम नहीं है। देखो यहाँ पे तुम्हारा ये CH4 NH3 H2 देखो सबका हाइब्रिडेशन sp3 है, Yes, sir. सबका हाइब्रिडेशन sp3 है, तो सबका हाइब्रिडेशन sp3 यानी कि परसेंटेज से एस सब में क्या है 33.3% है। Yes, sir. तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में तुम देखना लोन पेयर, जिसमें ज्यादा लोन पेयर होगा ना उसका बॉन्ड एंगल कम होगा, मतलब बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लोन पेयर के। अब ऐसा क्यों होता है, तो ये हम वेस्फर्ड थ्योरी में पढ़े थे। क्या पढ़े थे हमने, देखो ऐसा ही जाना, जैसे ये वाटर का एग्जांपल उठाते हैं, ये वाटर है, ये H है, ये H है, ये तुम्हारा एक लोन पेयर और एक दूसरा लोन पेयर, यही था ना। Yes, और sir. वेस्फर्ड थ्योरी में हमने पढ़ा था कि देखो लोन पेयर के बीच में रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है। Yes, sir. हमने वेस्फर्ड थ्योरी में क्या पढ़ा था, लोन पेयर के बीच में रिपल्सन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम रिपल्सन होगा बॉन्ड पेयर के बीच में। ठीक है, ये हमने पढ़ा था ना, ये ट्रेंड था Yes, sir. Yes, sir. बॉन्ड पेयर, और सबसे लेस था बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। ये सबसे, वो भाई साहब झटका लगा, आ गया बॉन्ड पेयर सबसे क्या था, कम, ये हमने पढ़ा था। अब लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा का मतलब समझे क्या हुआ होगा, देखो इन दोनों लोन पेयर के बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा, और इनके बीच में क्या लगेगा, एक रिपल्सन फोर्स कम की होगा। अब रिपल्सन फोर्स लगेगा तो ये दोनों आपस में दूर होना चाहेंगे, तो ये कुछ इधर भागा और ये लोन पेयर कुछ ऐसे जा रहा है, बोलो होगा ना। Yes, sir. ये लोन पेयर दूर होना चाह रहा है, इससे क्या हुआ होगा, इससे ये हुआ होगा कि ये बॉन्ड को थोड़ा नीचे की तरफ प्रेशर करेगा कि नहीं बॉन्ड को। Yes, sir. जैसे ही नीचे की तरफ ये प्रेशर लगेगा तो बताओ ये थीटा डिक्रीज हो जाएगा कि नहीं। Yes, sir. तो यही बोल रहा है कि अगर हाइब्रिडेशन सेम हो जाए ना तो देख लेना जिसमें लोन पेयर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। जैसे NH3 था, NH3 में तो एक ही लोन पेयर था, तो ऊपर से प्रेशर कौन लगाएगा, ऊपर से एक ही इंसान प्रेशर कर रहा है ना, यहाँ पे तो दो कर रहा है, तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल NH3 का ज्यादा नहीं होगा एज कम्पेयर टू वाटर के। तो यही अगला पॉइंट था, क्या था कि बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ लोन पेयर के नंबर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो यहाँ बॉन्ड एंगल घट भी रहा है, देख रहे हो 109 है, 107 है, 105 है। कारण भी यहाँ पे दे दिया है कि यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, एक लोन पेयर है, दो लोन पेयर। ठीक है, अब देखो अब अगला क्या होगा कि मान लो लोन पेयर भी सेम हो जाए, मान लो हाइब्रिडेशन भी सेम हो, लोन पेयर भी सेम हो, तब क्या देखेंगे, तब देखेंगे सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर मान लो तुम्हारा दोनों सेम हो जाए तो क्या देखोगे, सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये कह रहा है कि बॉन्ड एंगल जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। ऐसा क्यों हुआ होगा तो समझते हैं, या इसी पे समझ लेते हैं। देखो ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है, 3.5, और इस सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होगा, 3.5। हाँ कितना, अरे सल्फर का कितना होता है यार, हंसी का बताओ क्या कितना होता है, कितना होगा भाई, नहीं याद नहीं है। अरे कैसे नहीं याद रहता है आप लोग को, इतना आसान बोले थे यार, CSI 2.5, 2.5। आपको इतना आसान से रटाते भाई, CSI 2.5, अरे बोलने से लग रहा है CSI 2.5, तो इन सबको क्या होगा, 2.5 नहीं होगा, तो सल्फर का 2.5 नहीं होगा, बोलो भाई
Yes, sir. कैसे भूल जाते हैं? इतना अच्छा ट्रिक से बताया गया भाई, CSI 2.5, CSI 2.5, तो सल्फर क्या होगा? 2.5 होगा। बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है? ऑक्सीजन का ज्यादा है। Oxygen का. डाइपोल मोमेंट पढ़े थे, डाइपोल मोमेंट में हमने क्या पढ़ा था? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो वो क्या करेगा? इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं? Yes, sir. तो मान लो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच दिया। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा कि नहीं? Yes, sir, लगेगा. दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगेगा? एक रिपल्सन फोर्स लगेगा। चूंकि रिपल्सन फोर्स लगेगा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा कि नहीं? Yes, sir, ज्यादा. Yes, sir. तो हम कह सकते हैं कि नहीं कि सेंट्रल एटम में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम का ज्यादा हो तो रिपल्सन ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। बोल सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, इस केस sir. में क्या होगा? इस केस में तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा ये नहीं खींचा होगा ना अपने की तरफ, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। कम तो है. देखो यहाँ पे बहुत अपने पास नहीं लेगा, बहुत पास नहीं लेगा तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर है, तो रिपल्सन तो लगेगा नहीं। रिपल्सन नहीं लगेगा तो बॉन्ड एंगल कम नहीं हो गया? Yes, sir. Yes, sir. तो खैर ये तो हो गया समझने के लिए। आप पॉइंट ये याद रखना कि सेंट्रल एटम का, ये पॉइंट आपके काम का है कि सेंट्रल एटम का क्या होना चाहिए? बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम की। मतलब सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा ज्यादा होगा। होगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी तुम देख लो, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, ये नाइट्रोजन है, ये फॉस्फोरस है और ये आर्सेनिक है। आपको याद है ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? घटता है ना। Yes, sir. ऊपर से नीचे जाने पे रेडियस केवल बढ़ रहा था और जेड इफेक्ट Yes, sir. सेम था, जेड इफेक्ट सेम था, बाकी सब के सब घट रहे थे, बाकी सभी घट रहे थे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से आने पे नीचे आने पे घट रहा है। तो बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, और ये सारे सेंट्रल एटम ही है ना, सभी तो सेंट्रल एटम है। तो Yes, सेंट्रल एटम का yes, sir. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा कि नहीं? Yes, sir. हाँ ज्यादा होगा, कम होगा यार? Sir, नहीं. कम होगा। अरे डायरेक्टली Yes, sir. प्रोपोर्शनल है ना, Yes, sir. Direct. सेंट्रल एटम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन का तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? 3 होता है और इसका 2.1 होता है। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए NH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा है। ठीक है? अरे बोलो समझ में आया? Yes, sir. Sir, एक बार और. Yes. देखो एक बार ये कि जिस सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा ना तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? ज्यादा। सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो क्या होगा? बॉन्ड एंगल ज्यादा. ज्यादा। जैसे एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लेना चाहूँ तो ये लिख ले सकते हैं। देखिए मान लो तुम्हारा NCl3 है, NCl3 है और PCl3 है। अब बताओ सेंट्रल एटम का यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो तो नाइट्रोजन क्या होता है? 3 Three. और ये क्या हो गया? HP। 2.1 HP याद है ना? HP 2.1 होता है, Yes, sir. 2.1. हिंदुस्तान पेट्रोलियम बोलते थे। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा है? NCl3 का ज्यादा हो जाएगा। NCl3 का. क्या? Yes, sir. अब चलते हैं सेंट्रल एटम। मान लो सेंट्रल एटम सेम हो जाए, सेंट्रल एटम सेम हो जाए और साइड एटम चेंज हो, सेंट्रल एटम सेम और साइड एटम चेंज। तो अब क्या करेंगे? अब साइड एटम को देखोगे, कैसे देखोगे? तो ये बोलता है कि साइड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होना चाहिए? कम। साइड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होना चाहिए? कम. मैंने इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बॉन्ड एंगल साइड एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। समझते हैं? अभी देखना यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ये बताओ इसका क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? 3 और फ्लोरीन का 4। अब बताओ ये साइड वाला एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है Yes, sir. Yes, sir. और रूल कहता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चूंकि इसका वैल्यू कम है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा Yes, sir. ज्यादा होगा। Yes, sir. रूल समझ में आएगा, कारण भी समझ लेते हैं। कारण क्या हो गया? देखो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा होगा, ज्यादा अपने पास खींच लिया, तो ज्यादा अपने पास खींच लिया तो रिपल्सन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन लगेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन लगेगा नहीं, तो बॉन्ड एंगल कम। और इस केस में क्या हुआ होगा? इस केस में देखो इलेक्ट्रॉन पूरा अपनी तरफ नहीं खींचा होगा, कुछ थोड़ा ऊपर ही होगा, कुछ थोड़ा ऊपर होगा तो रिपल्सन लगेगा, तो बॉन्ड एंगल ज्यादा। ठीक है? Yes, sir. पहला कारण ये हुआ। दूसरा कारण बोलता है कि देखो एटम के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल, साइज एटम के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो उसको चेक करते हैं, एटम के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
चेक करते हैं क्या था, OCl था ना, OCl और ये क्या था, OF, यही था। अब बताओ ये सेंट्रल एटम, ये क्या है, ये आपका सेंट्रल एटम है, ये क्या है, ये भी आपका सेंट्रल एटम है। तो सेंट्रल एटम तो दोनों सेम है, तो अब तुम क्या चेक करोगे, साइड एटम और साइड एटम को चेक करोगे। क्योंकि तुम देख रहे हो ये साइड एटम क्या है, बड़ा है ना। Yes sir, same है। अब ये दोनों साइड एटम क्या है, बड़े हैं, ये बड़े हैं, तो इससे क्या होगा, इनके बीच में एक रिपल्सन फोर्स लगेगा। क्या लग गया, Repulsion force. अब रिपल्सन फोर्स की वजह से ये बताओ दूर जाना चाहिए कि नहीं, Yes sir, दूर जाना चाहिए, तो बताओ इसका बॉन्ड एंगल थीटा ज्यादा हो गया कि नहीं। yes sir, Yes sir. लेकिन इसका साइज छोटा है, तो ये इनके बीच में रिपल्सन कम लगेगा, कम लगेगा, तो फिर क्या होगा, इनका थीटा कम होगा। कम होगा। अरे आया समझ में, Yes sir. yes sir, आया समझ में। तो एक और एक क्वेश्चन का आंसर भी करते हैं इसी का। जैसे मान लो OCH3 है, तुमसे कोई बॉन्ड एंगल पूछे किसका ज्यादा है, OCH3 और OH मतलब वाटर, दोनों में बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा, किसका ज्यादा होगा, अरे किसका ज्यादा होगा, जल्दी बताओ, कोई तो बताओ। sir फर्स्ट वाले का। हाँ फर्स्ट वाले का होगा, यस यस खुशी सही बता रहे हो आप, फर्स्ट वाले का होगा। क्यों फर्स्ट वाले का होगा, देखो ना ये साइज बड़ा है ना, साइज बड़ा है तो इनके बीच में रिपल्सन नहीं लगेगा, अरे इनके बीच में रिपल्सन नहीं लगेगा, आर यानी कि रिपल्सन। लेकिन इनका साइज छोटा है ना, साइज छोटा है तो रिपल्सन नहीं लगेगा, तो पहला वाला का ज्यादा नहीं हो गया। yes sir, ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं, निपटा देते हैं। देखो यहाँ पे ये समझ में आया ना, ये क्लोरीन वाले का बॉन्ड एंगल ज्यादा है, देखो 109 से ज्यादा हो गया है रिपल्सन की वजह से ही। 109 से, देखो टेट्रा लगा 109 डिग्री 28 मिनट होता है ना, तो 109 से भी ज्यादा चला गया, और इसका तो खैर कम। अब देखना इधर किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, तो सेंट्रल एटम तो सब फास्फोरस ही है। चेंज क्या हो रहा है, साइड एटम देख क्या है, यहाँ फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। आपको ही पता है साइड एटम का साइज बड़ा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा बड़ा। तो बोलो ऑर्डर ये समझ में आया। yes sir, अरे साइड एटम का साइज बड़ा होता है ना, तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होता है। तो साइड एटम का साइज बड़ा नहीं है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ऊपर से नीचे जाता है तो साइज बढ़ता है। सिमिलरली यहाँ पे देखो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, बताओ किसका तुम्हारा ये ज्यादा हो जाएगा, किसका ज्यादा वाला का नहीं होगा भाई, सर ब्रोमीन का। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि ब्रोमीन का साइज बड़ा है, साइज ज्यादा। फिर यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे सेंट्रल एटम तो सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। जैसे देखो इसका मैं यहाँ बनाता हूँ, इसका मैं यहाँ बनाता हूँ, जैसे ये एस है, एफ है, एफ है, और ये क्या है, एस है, बी आर है, और ये क्या है, बी आर है। अब आपको ये पता नहीं ये चल रहा है क्या, कि भाई ये बड़े ग्रुप है तो रिपल्सन लगेगा, रिपल्सन होगा तो इनका बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा होगा, yes sir, तो ये नहीं, पीआरटी का देखो सबसे ज्यादा है ना, ठीक है, कोई दिक्कत। no sir, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन, अरे ये क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी कर लिया ना, ये क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, वही कारण। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से भी तुम देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या बोलता है, साइड एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होना चाहिए। तो देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी साइड एटम का क्या, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम इज डिक्रीजिंग। अच्छा हाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला कंसेप्ट यहाँ पे मत लगाना। तुम देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कंसेप्ट लगाओगे तो देखो इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3 होता है ना, और इसका क्या होता है 2.1 होता है। yes sir, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, लेकिन बॉन्ड एंगल भी इसी का ज्यादा है। कारण क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले फैक्टर से को डोमिनेट कर रहा है ये साइज वाला, साइज की वजह से देखो इनके बीच में रिपल्सन लगेगा ना, रिपल्सन की वजह से इनका बॉन्ड एंगल ज्यादा है। भले ये हाइड्रोजन से इसका क्या हो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा हो, फिर भी क्योंकि देखो साइड एटम का जो साइड वाले एटम थे उसमें क्या था, इनवर्सली रिलेशन था ना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से। yes sir, लेकिन यहाँ पे देखो तुमको डायरेक्टली रिलेशन दिख रहा होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ज्यादा और बॉन्ड एंगल भी ज्यादा। तो कारण इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं था यहाँ पे बढ़ाने का, कारण था इसका साइज बड़ा है ना, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल बड़ा है, ठीक है। आएगा या ऐसे सब में हो सकता है, क्या सर ऐसा सब में हो सकते हैं, एक्सेप्शन है। देखो ये एक्सेप्शन के तौर पर इसको ध्यान रखो, ठीक है। और जनरली तुम ना ये जब भी बॉन्ड एंगल का अगर आएगा ना क्वेश्चन, तो तुम कोशिश करना स्ट्रक्चर बना के चेक कर लेना,
स्ट्रक्चर तुमको बहुत अच्छे से क्लियर पिक्चर दे देगा। जैसे देखो क्या, फर्स्ट प्रायोरिटी साइज ऑफ साइड एटम लेंगे ना। हाँ साइज ऑफ साइड एटम, यस। अरे सेंट्रल एटम को तो हमेशा छोटा ही रखना है भाई, सेंट्रल एटम को छोटा ही रहना चाहिए, उसमें कोई एक्सेप्शन ऑप्शन नहीं। सर पहले मतलब जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि बॉन्ड एंगल जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द बॉन्ड एटम, अगर हम साइड एटम में देखें तो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। अरे देखो ना, सुनो इधर देखो, बात वही कर रहा है, सुनो इधर इसी स्लाइड पे दिखाते हैं। अरे दोनों तो वही बात है, अगर मान लो ऊपर से नीचे जाओगे तो साइज बढ़ता है, और ऊपर से नीचे जाओगे साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। तो इन दोनों के बीच में भाई ऑलरेडी उल्टा ही रिलेशन चलता है, इन दोनों के बीच में ऑलरेडी उल्टा ही रिलेशन चलता है। अगर ऊपर से नीचे जाओगे तो देख सकते हैं सर। क्या सर फिर सबको साइज से ही तो देख सकते हैं। हाँ तो देख लो, साइज से ही देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे इन दोनों के बीच में रिलेशन उल्टा ही चलता है, देखो ना। इसमें अगर मान लो तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी इस क्वेश्चन को करना चाहते हो तो हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बोल रहा है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है ना 4, फ्लोरीन का क्या होता है 3, और इसका क्या होता है 2.8 होता था। 2.8 यस। सेंट्रल एटम का मतलब साइड वाले एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बॉन्ड एंगल कम नहीं है। यस सर। दोनों के बीच में ऑलरेडी रिलेशन उल्टा ही है, ठीक है। तो हमें कुछ और ज्यादा उल्टा नहीं करने का है। ओके चलो आगे बढ़ा जाए। बस इसको अलग से ध्यान रखना, क्योंकि देखो ये इसको इसलिए अलग से ध्यान रखना ना, इसको एक्सेप्शन के तौर पे तुम ध्यान रखो, क्योंकि देख रहे हो ये एक ही ग्रुप के नहीं ना है, वहां पे तो क्या था सब सेम ही ग्रुप के थे ना। जैसे जैसे देखो सारे सेम ग्रुप के, फिर कल बाहर आई एंटी, फिर कल बाहर आई एंटी, और सब वही है, फिर कल बाहर आई। लेकिन ये क्या है, सेम ग्रुप के नहीं ना, एक तो हाइड्रोजन हो गया, एक क्लोरीन हो गया, दोनों का ग्रुप अलग अलग है, तो इसलिए इसका एज ए एक्सेप्शन आप ध्यान रखना, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज इन दोनों में से कोई भी देख सकते हैं। हाँ कोई भी दे सकते हो, आप कोशिश करना कि साइज वाले को फैक्टर को ही देख लो, उसमें आपको एक्सेप्शन बहुत कम मिलेंगे, ठीक है। चलो अब आता है ड्रैगो रूल। ड्रैगो रूल क्या करता है इसको समझते हैं। ड्रैगो रूल क्या होता है, तो देखो इधर देखो, इधर देखो, पहले तुम ये बताओ NH3 PH3 और ASH3 में किसका एंगल ज्यादा होगा। तो आप ये देखना, साइड एटम तो सबके सब सेम है ना, साइड एटम सेम है, तो तुम सेंट्रल एटम को देखोगे, बताओ सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते थे कि नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का है कि नहीं। यस सर। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का होगा, तब फास्फोरस का होगा, तब आर्सेनिक का होगा। तो सेंट्रल एटम में साइज का कोई रोल नहीं है ना। सेंट्रल एटम में तुम देखना चाहो तो देखो, सेंट्रल एटम में देखो वही बात हुआ ना, सेंट्रल एटम में अगर मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यही बोल रहे हैं ना। यस आप कॉमन से ही ले सकते हो भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो साइज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो साइज पे भी देख सकते हैं। हाँ तुम जैसे तुम अगर देखो ना, कॉमन से लगाना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली तो साइज की इनवर्सली, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही देख लो सेंट्रल एटम को, इसको जैसे मन वैसे देखो, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे देखो, तुम लेफ्ट जा रहे हो NH3 से PH3 जा रहे हो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रहा है कि नहीं। यस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रहा है तो बॉन्ड एंगल भी घटना चाहिए, यस सर। बॉन्ड एंगल भी घटना चाहिए, तो देखो बॉन्ड एंगल घट रहा है, तो बात तो सही है। फिर ये ड्रैगो रूल फिर हुआ क्या, कोई तो एक्सेप्शन हुआ नहीं, तो फिर ड्रैगो रूल क्या हुआ, कोई जानता है ड्रैगो रूल के बारे में। कोई बच्चा ड्रैगो रूल के बारे में जानता है तो हैंड रेज करे। नहीं पता, देखो रूल कह रहा है क्या, रूल कह रहा है कि ऐसे जा रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रहा है तो बॉन्ड बढ़ रहा है, बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है। तो चलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो नहीं, बॉन्ड एंगल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, घट रहा है, बॉन्ड एंगल भी घट रहा है, दोनों घट रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घट रहा है, बॉन्ड एंगल भी घट रहा है। तो चलो यहाँ पे आप देख रहे हो बॉन्ड एंगल घटा और यहाँ भी घटा, लेकिन एक चीज आप नोटिस करना, यहाँ पे बॉन्ड एंगल 107 है, यहाँ 93 है, यहाँ 91 है, इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, कितना का अंतर है भाई, लगभग 16 डिग्री का अंतर है, और इनके बीच में मात्र 2 डिग्री का अंतर है, 2 डिग्री। ये तुमको अजीब नहीं लग रहा है कि भाई कहाँ 16 का अंतर, कहाँ 2 डिग्री का अंतर।
तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है कि यस सर। सब चीज है जो कि हमें नहीं पता चल रहा है। केवल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना बॉन्ड एंगल नहीं घटा सकता था। सपोज जैसे ये देखना, मैं फिर से बनाता हूँ, ये NH है, NH3 था ना, NH3 था और कौन था, PH3 था। PH3 यहाँ सब इन दोनों पे लोन पेयर है, एक लोन पेयर है। हाइब्रिडेशन इसका क्या होता है बताओ, क्या हुआ हाइब्रिडेशन, sp3 हुआ है ना, और Yes, इसका sir. हाइब्रिडेशन sp3 बोलो है कि नहीं? sp3 और आपको भी पता है कि यार हाइब्रिडेशन sp3 का एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, yes sir और इसका भी हाइब्रिडेशन एंगल कितना हो जाएगा, बॉन्ड 9 डिग्री 28 मिनट। 9 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, ये आपको पता है। लेकिन ये आपको एक और रूल पता है कि ये लोन पेयर इसको क्या करेगा, बॉन्ड एंगल घटाएगा ना भाई, बॉन्ड एंगल घटाएगा कि नहीं भाई लोन पेयर? yes sir घटाएगा। तो 109 था तो बॉन्ड एंगल घट जाएगा, कितना घटा, तो घट के ये आ गया 107 के। बॉन्ड एंगल कितना आ गया भाई, 107 डिग्री। 107। तो आपको भी समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये रिपल्सन हुआ होगा तो थोड़ा सा घट गया बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो यार बॉन्ड एंगल थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा घट गया, ये 107 नहीं आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हो बॉन्ड एंगल कितना आ गया था, 93 आ गया था, 93 डिग्री। तो ज्यादा ही कम नहीं हो गया। होना Yes, कितना sir. चाहिए था यार, होना चाहिए था 109, हो गया 93, बहुत ज्यादा घट गया। केवल ये लोन पेयर इतना तो नहीं प्रेशर कर सकता ना, क्या ये Yes, लोन पेयर sir. इतना प्रेशर कर दे कि बॉन्ड एंगल 109 से 193 आ जाए? नहीं, कुछ और No, है, sir. कुछ और है जो कि हमें पता नहीं है। वो क्या है, वो बताया था ड्रैगो रूल में। ड्रैगो रूल क्या बोलता है, वो बोलता है कि देखिए ग्रुप 15वां, ये नाइट्रोजन ग्रुप 15वां का है कि नहीं, Yes, yes sir. sir और ये फास्फोरस भी क्या है, 15th ग्रुप का है, या फिर तुम्हारा ऑक्सीजन वाला जो फैमिली रहेगा वो ग्रुप 16 है। तो ये ड्रैगो रूल बोलता है कि देखिए भैया ग्रुप 15 के जो एलिमेंट होंगे ना, अगर वो हाइड्राइड बनाएंगे तो नाइट्रोजन को छोड़ के जो उनके नीचे जो कोई भी है वो बॉन्ड बनाने में हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेंगे, वो बॉन्ड बनाएंगे अपने प्योर p ऑर्बिटल का यूज करके। उनमें जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा कैसे होगा, प्योर p ऑर्बिटल, मतलब उसमें हाइब्रिडेशन होगा ही नहीं, उसमें हाइब्रिडेशन नहीं होगा। क्या बोला ये समझिएगा ध्यान से। NH3 हम कैसे बॉन्ड बनता है, अगर मान लो मैं पूछूं NH3 कैसे बॉन्ड बनेगा, तो आप ऐसे ही लिखते थे ना कि नाइट्रोजन ले लिए, नाइट्रोजन का EC लिख दिया 1s2 2s2 2p3, यही होता था ना। फिर एक साइड हम हाइड्रोजन का EC लिखते थे, हाइड्रोजन का EC क्या लिखते थे 1s। फिर ये हम लेते थे, ये वैलेंस सेल का डब्बा बनाते थे, ये हो गया 2s का डब्बा और ये हो गया 2p का डब्बा, 2s और ये 2p। लेकिन बोलते थे कि क्या, कि देखिए ये जो बॉन्ड बनेगा ना, ये 2s 2p नहीं यूज होता, इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज होता है, यानी कि एक s एक p मिलके क्या बनेगा, sp3 बनाएगा। यही हमने पढ़ा था ना कि sp3 इसका हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेगा, जिसमें ये इनका इलेक्ट्रॉन होगा 4 इलेक्ट्रॉन, और ये हाइड्रोजन का 1s इसके साथ क्या आएगा आके बॉन्ड बना लेगा। या हाइड्रोजन का 1s, यानी कि मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दे रहा हूँ, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यही हम करते थे ना। अरे यही करते थे कि नहीं नाइट्रोजन के केस में, बोलो भाई। yes sir और हम लिखते थे, क्या लिखते थे हम, NH3 लिखते थे ऐसे, NH H H, ये लोन पेयर, और ये देखो हाइड्रोजन अपना 1s लेके आया, ये 1s लेके आया, ये 1s लेके आया, लेकिन नाइट्रोजन अपना sp3 लेके आया। क्या लाया, नाइट्रोजन अपना sp3 लेके आया, sp3 और ये लोन पेयर भी किसका है, sp3 का है। ये यही होता था ना। अरे देखो Yes, 3 sir. बॉन्ड बन गया, अरे 3 ही बॉन्ड बन गया, 4 हाइड्रोजन लिखा हुआ है, 3 बॉन्ड बन गया, एक तुम्हारा बच गया, एक बच गया, तो एक बच गया, वो क्या है, लोन पेयर है, तो लोन पेयर तुम्हारा नहीं करते, बोलो भाई। Yes, sir. अरे ये कितने इलेक्ट्रॉन थे, अरे 5 इलेक्ट्रॉन, या लोन पेयर मतलब 2 रहने चाहिए ना, कुछ ऐसा होगा ना, ऐसा ही होगा ना। 2s था और 2p3 था, ये दोनों क्या किए, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बने, sp3 बने, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5 थे, तो 5 आपको दिखाना ही हुआ, 3 बॉन्ड में बन गया और 2
इलेक्ट्रॉन एज ए लोन पेयर बच गया। बोलो ये लोन पेयर यहाँ पे बच गया, ये लोन पेयर कौन किसका लोन पेयर है? sp3 का है। तो बताओ यहाँ पे sp3 लिख देंगे, यस सर। ठीक है। बोलो Yes, यहाँ पे sir. किसी को कोई दिक्कत? No, और sir. sp3 हमने पढ़ा था कि sp3 का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 होता है, लेकिन ये लोन पेयर की वजह से कुछ बॉन्ड एंगल घट के क्या हो जाएगा? 109 से कम हो जाएगा, यानी Right. 107। ये होता है बॉन्ड। So, हाँ, लेकिन देखो pH3 के केस में क्या हुआ होगा? हाँ बोलो। नंदिता क्या हुआ? नो सर कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ। देखो अब आते हैं NH3 के बाद में pH3 का। pH3 में कैसे बॉन्ड बनाओगे? तो pH3 का भी तुम वही करोगे, क्या करोगे? हाइड्रोजन का इसी लिखोगे, हाइड्रोजन का इसी 1s1 और फिर फास्फोरस का इसी लिखोगे। 15 होता है, क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, यही होगा ना? 15 3 2 5 और 6 2 8 2 10 हो गया। तो ये हो गया हो फर्स्ट। गया। अब क्या होगा? अब देखो इधर क्या हुआ होगा। बॉन्ड बनाने में तो यही पार्टिसिपेट करेगा, s और p। तो यस एक हम यहाँ पे s का डब्बा बना ले और एक p का डब्बा बना लिए थे। ये तुम्हारा क्या होगा? 3s और 3p। इलेक्ट्रॉन हम रख देते, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में एक इलेक्ट्रॉन है। बोलो सही है कि नहीं? yes, sir. और इनका नाम क्या था? इनका नाम था px py और pz, यही था ना नाम? Yes, sir. अब देखो हाइब्रिडाइजेशन होता तो यहाँ पे क्या होता? 4 डब्बे बनते जैसे पिछले केस में हुआ था और sp3 बन जाता और फिर बॉन्डिंग बनता। लेकिन ड्रैगो रूल कहता है कि देखिए फास्फोरस में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, फास्फोरस में हाइब्रिडेशन नहीं होगा, यानी कि ये जो लिखे ये नहीं होगा। तो हाइब्रिडेशन नहीं होगा तो क्या होगा? इस फास्फोरस का प्योर p ऑर्बिटल जो है ना, प्योर p ऑर्बिटल मतलब क्या है? ये px py pz यही बॉन्ड बनाएगा, कोई हाइब्रिडेशन करने की जरूरत नहीं है। बॉन्ड कौन बनाएगा? यही लोग अपना बॉन्ड बनाएंगे। मतलब हाइड्रोजन किससे जाकर जुड़ेगा? px से। हाइड्रोजन किससे जुड़ा? py से। हाइड्रोजन किससे जुड़ा? pz से। पीजेड। तो अब मैं यह फास्फोरस का मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, तो ड्रैगो रूल के हिसाब से बताओ। हाइड्रोजन अपना 1s लेके आया, ये 1s लेके आया, ये 1s लेके आया, लेकिन ये क्या लेके आ रहा है? फास्फोरस अपना क्या लेके आया? px पी py वाई पीजेड। pz लाया। फास्फोरस क्या लाया? अपना px py pz। और ये जो लोन पेयर बच गया, ये लोन पेयर किसका बचा? s का बचा ना, 3s का बचा ना लोन पेयर। Yes, sir. तो ये कुछ ऐसा रहा। अब इससे हुआ क्या होगा? देखो बॉन्ड एंगल क्या होता है? बॉन्ड के बीच में एंगल। क्योंकि बॉन्ड यहाँ पे बना है, किससे बॉन्ड बन रहा है? तो यहाँ आपका बॉन्ड बना है px से। मान लो ये px है, ये px है, तो बॉन्ड बन रहा है px और py के बीच में ये है ना। अरे देखो एक px लिए हो तो एक py लिए हो। अब तुम बताओ px और py के बीच में का एंगल क्या 90 डिग्री आपको होता है? पता है? अरे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल यस सर 90 डिग्री होता है। Yes, sir. एक्स और अच्छा ये बताओ एक्स और जेड के बीच में भी 90 डिग्री। यस सर 90। तो Yes, sir. अब बताओ ये अगर मैं ये पूछूं pH3 में बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? तुम नहीं बोल दोगे 90 डिग्री? 90 डिग्री। Yes, sir. तो यही कारण था कि pH3 का बॉन्ड एंगल देखो 93 था। ये AH3 का क्या है? 91 है। और ये ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि pH3 में जो बॉन्ड बनता है ना, ये हाइब्रिडेशन की वजह से नहीं बनता है। ये अपना प्योर p ऑर्बिटल यूज करते हैं। मतलब कौन? प्योर p यूज करने का मतलब क्या है? ये अपना px py और pz यूज करते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। ये sp3 नहीं यूज करते, ये sp3 नहीं यूज करते। ये कौन यूज करते हैं? ये यूज करते हैं px py pz। बोलो समझ में आया? Yes, sir. यस सर। इसलिए इनका बॉन्ड एंगल क्या होता है? 90 के आसपास होता है। अब तुम सोच रहे हो कि सर 90 के आसपास होता है तो 90 से थोड़ा सा ज्यादा क्यों दिख रहा है 93? तो थोड़ा सा ज्यादा इसलिए दिख रहा होगा ना क्योंकि मतलब ड्रैगो ने बोला कि थोड़ा बहुत कर लिया होगा हाइब्रिडेशन, थोड़ा बहुत कर लिया होगा, तो इसलिए थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया। अब देखो ये सारी चीज क्या है? एक्सपेरिमेंटल है। एक्सपेरिमेंट हुआ, डाटा आया, फिर हम अपना लॉजिक दिए। पहले एक्सपेरिमेंट हुआ, डाटा क्या आया कि इसका बॉन्ड एंगल 93 है, फिर हम अपना दिमाग दिए कि देखो यहाँ पे हाइब्रिडेशन नहीं हुआ होगा तभी ऐसा है। अगर हाइब्रिडेशन होता तो बॉन्ड एंगल 107 होता, 105 होता, मतलब 100 से ऊपर ही रहता, 100 से नीचे नहीं होता। ठीक है? Yes, sir. अब देखो एक और अब एग्जाम, अब आपसे पूछा जाए
क्या पूछा जाए, जैसे H2O, H2S, H2SE, H2T। आपसे पूछे जाए बताओ बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा, तो आप क्या बोलोगे, किसका ज्यादा, और कारण H2 बताओ। H2 का ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा, तो क्योंकि sp3 से बॉन्ड देखो सब तो sp3 है, लेकिन देखो सेंट्रल एटम का ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखेंगे ना, सेंट्रल एटम ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखो, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा नहीं होता है एज कम्पेयर टू उनके नीचे जो भी है, यस सर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी Yes, sir. ज्यादा, तो बॉन्ड एंगल ज्यादा, बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा ना, यस सर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा। तो ठीक है, ये ऑर्डर तो आपको समझ में आ गया, लेकिन एक्सपेरिमेंट में जब देखा गया, इसका डाटा देखा गया, तो इसका एंगल आ रहा है 105, इसका है 93, इसका है 92 और इसका है 91 डिग्री। अब ये देखो, अब तुम बताओ इन लोगों का कम क्यों आ गया, 90 के आसपास क्यों आया, कारण क्या है, कौन सा रूल, Hybridization नहीं हुआ। ड्रैगो रूल, कारण हो गया ड्रैगो रूल। ड्रैगो रूल क्या कहता है, इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं, मतलब इसका प्योर पी ऑर्बिटल यूज हो रहा होगा बॉन्ड बनाने में, बॉन्ड बनाने में प्योर पी ऑर्बिटल यूज हो रहा है, इसका मतलब इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है। नहीं हुआ। इसका बॉन्ड एंगल 105 है, तो क्या इसका इसमें हाइब्रिडेशन हुआ होगा, तो हाँ इसमें Yes, sir. हाइब्रिडेशन यस हुआ, सर ठीक है। तो ये रहा आपका ड्रैगो रूल, समझ में आया सबको। यस सर ये 15th ग्रुप में ही होगा। हाँ बस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन फैमिली में, उसके आगे आगे बढ़ेंगे, और उसमें भी ऑक्सीजन को छोड़ के उसके नीचे वाले, ठीक है। ओके सर अब इधर देखते हैं, ये बताओ ये 3s है, इसका लोन पेयर 3s है कि नहीं, और Yes, इसका जो sir. लोन पेयर था NH3 का लोन पेयर sp3 था, sp3 यानी कि इसका S% अगर मैं पूछूं लोन पेयर का, ये जो लोन पेयर है इसका S% कितना है, तो तुम आप क्या बोलोगे, S% कितना है, 33%। 33 33 यस सर लेकिन PS3 का लोन पेयर का परसेंटेज कितना है, 100%, yes sir. क्योंकि पूरा S है। और तो आपको पता होगा कि अरे परसेंटेज S बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बढ़ता है but अब बताओ कौन S ज्यादा, कौन सा लोन पेयर ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, PS3 का कि NH3 का, यस 3 का NH3 का तुम्हारा अरे परसेंटेज S बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा, तो PS3 का जो तुम्हारा लोन पेयर है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं हुआ, यस yes सर sir. और इलेक्ट्रोनिगेटिव ये तुम्हारा लोन पेयर क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो जो अब ये बताओ अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो क्या ये अपना लोन पेयर किसी को देना चाहेगा, नहीं देना चाहेगा, नहीं देना चाहेगा, क्यों नहीं देना चाहेगा, क्योंकि देखो इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, मतलब ये दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा, ये खुद चाहेगा कि दूसरा का ले ले। अरे फ्लोरीन क्या चाहता है भाई, फ्लोरीन पढ़े थे ना डाइपोल मोमेंट में, दूसरा का इलेक्ट्रॉन चुरा रहा था ना, यस सर तो ये तो चाहेगा दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले ले, ये देना नहीं चाहेगा, लेकिन इसका तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है ना, तो ये तो देना Yes, sir. चाहेगा ना, भाई NH3 अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा कि नहीं, यस सर ये जाए। Yes, और sir. बताओ जो देना चाहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं उसको बेस बोलते हैं कि नहीं, यस Yes sir. कौन स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, NH3 की PS3, S3 NH3, यस यही कारण है कि NH3 स्ट्रॉन्ग बेस है एज कंपेयर टू PS3 के, PS3 के कंपेयर में क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, समझ में आया? यस सर NH3 एक स्ट्रॉन्ग बेस है, क्यों, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है वो क्या है, वो परसेंटेज उसमें मात्र 33.3% है, परसेंटेज कम हो गया तो आसानी से उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो गया, परसेंटेज कम मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम मतलब इलेक्ट्रॉन वो आसानी से दे देगा, ठीक है। यस यही था ड्रैगो रूल, ये ड्रैगो रूल से ही आपको पता चला कि NH3 एक अच्छा बेस है एज कंपेयर टू PS3 के, PS3 कंपेयर में NH3 एक अच्छा बेस है, ये किसकी वजह से पता चला, ड्रैगो रूल की वजह से। तो ये था आपकी ड्रैगो रूल की कहानी। अब आगे बढ़ते हैं, देखो ये आप पढ़ भी सकते हो, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। और ये लोग क्या करेंगे, ये लोग आपका प्योर पी ऑर्बिटल, ये लोग जो बॉन्ड बनाएंगे ना वो अपना प्योर पी ऑर्बिटल का यूज करके बॉन्ड बनाएंगे, कोई हाइब्रिडेशन नहीं होगा। देखो बताओ उतने दिन से हम हाइब्रिडेशन करा रहे थे, आज ये पगला बोलता है कि हाइब्रिडेशन होगा ही नहीं, क्या यार उतना दिन से कुछ भी मतलब,
चैप्टर में और कितने टॉपिक रह रहे हैं? बस ये बॉन्ड देखिए, एंगल खत्म, एंगल समझ गया ना? अरे एंगल समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. अब दो टॉपिक है, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड इनर्जी। अरे एंगल आपको पता चल गया, तो देखो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, दो बॉन्ड के बीच की दूरी, यस सर। तो बॉन्ड के बीच की दूरी क्या कहलाएगा, उसका बॉन्ड लेंथ। जैसे Bond length. ये बताओ, ये तुम्हारा ए है और ये बी है, इनके बीच में जो दूरी होगी ये क्या कहलाएगा, इसी को आप बोलोगे बॉन्ड Bond लेंथ। length. Bond length. बॉन्ड लेंथ बोलोगे, ठीक है। अब देखो ये क्या कर रहा है, ये बॉन्ड लेंथ के बारे में क्या लिखा हुआ है, तो देखो एवरेज डिस्टेंस, ये एक एवरेज डिस्टेंस है किसके बीच में, न्यूक्लियस के बीच में। किसके न्यूक्लियस, दो एटम के न्यूक्लियस के बीच की एवरेज दूरी है, और इसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ अगर मान लो इट डिपेंड्स मेनली ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो हो जाए, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर जीरो हो जाए, फॉर एग्जांपल Cl2 का क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है क्या क्लोरीन में, नहीं ना है। No sir. इसका अगर कोई पूछे कि बताओ भाई बॉन्ड लेंथ क्या होगा, Cl2 का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे, तो देखो ना, एक क्लोरीन ये रहा और दूसरा क्लोरीन मान लो ये रहा, ये क्लोरीन और एक ये क्लोरीन, ये इसका रेडियस और ये इसका रेडियस, दोनों रेडियस, और ये देखो जो न्यूक्लियस के बीच की दूरी है यही क्या कहलाएगा, ये आपका है बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ अब यहाँ से आप देख के नहीं लिख सकते, बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ क्लोरीन प्लस रेडियस ऑफ क्लोरीन, यानी कि बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, दो रेडियस ऑफ क्लोरीन, नहीं हो जाएगा। Yes sir. तो यही लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, दोनों का रेडियस को सम कर दो। कब ये करोगे, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो, मतलब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना हो, तो दोनों के रेडियस को क्या करोगे आप, ऐड कर दोगे, ठीक है। Add कर ये क्या है, ये आपका बॉन्ड लेंथ है। हालांकि ये जब पीरियोडिक टेबल जब पढ़े थे ना, तो वहां भी हम रेडियस जब निकाल रहे थे ना, Yes, sir. पढ़े थे ना, कोवैलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, वाटरवान रेडियस, तो उसमें भी ये बात ये थे, ये वाला Metallic radius. मेटालिक रेडियस वगैरह। तो खैर वहां पे भी पढ़े थे, यहाँ भी पढ़ लो कि बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, बस दोनों के रेडियस को जोड़ दो, वो आपका बॉन्ड लेंथ कहलाएगा, ठीक है। Yes sir. तो ये तो पहला कंडीशन होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो हो तब। लेकिन मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो ना हो, जीरो से कुछ ज्यादा हो, मतलब जीरो नहीं हो मान लो वैल्यू, तब कैसे निकालेंगे बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ निकालने का तरीका हो जाएगा, आपको एक फॉर्मूला होगा, क्या फॉर्मूला होगा, तो देखना, यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो जाए, जीरो के बराबर ना हो, तब बॉन्ड लेंथ तुम कैसे निकालोगे, तो बॉन्ड लेंथ निकाल लोगे रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09 इंटू डेल्टा ई एन, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डेल्टा ई एन क्या हो, जैसे मान लो अगर HCl है, HCl का डेल्टा ई एन क्या हो जाएगा, बताओ। अरे हाइड्रोजन क्या होता है 2.1, क्लोरीन का क्या होता है 3, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 0.9, यही होगा ना। तो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे भाई, 0.9 यहाँ पे पुट कर दोगे, ठीक है। तो और ये RA और RB का वैल्यू क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये डेल्टा EN आप निकाल के पुट कर दोगे, तो बताओ बॉन्ड लेंथ नहीं निकल जाएगा, Yes, sir. बॉन्ड लेंथ निकल जाएगा। तो यही बॉन्ड लेंथ निकालने का ये आपका फॉर्मूला रहा, ठीक है। और यहाँ पे तुम एक चीज तुम ध्यान दे सकते हो कि बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है डेल्टा EN के। बॉन्ड लेंथ फॉर्मूला से आपको नहीं दिख रहा है कि बॉन्ड लेंथ जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, क्योंकि माइनस हो रहा है ना, यहाँ पे फॉर्मूला में क्या हो रहा है, माइनस कर रहे हो ना, माइनस कर रहे हो, तो डेल्टा EN की इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं हो गया बॉन्ड लेंथ के। Yes, sir. तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट ध्यान रखो, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डेल्टा EN के, ठीक है। बोलो भाई, अरे बोलो समझ, Yes, sir. तो समझ में, हाँ। तो देखो यहाँ पे पहला ही पॉइंट कि यहाँ पे कौन कौन सा फैक्टर बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करेगा, तो देखो पहला ही पॉइंट हो गया जो अभी हमने बोला, याद रखिए डेल्टा EN अटेंडेंस, ये यस भेज देगा ना, यस अटेंडेंस भेज देता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ में क्या हो गया, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं हो जाएगा डेल्टा EN के, अभी हमने देखा ना फॉर्मूला में देखा ना। तो आप पूछेगा कि बताओ इन सब में बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा है, तो आप डेल्टा EN देख लो, डेल्टा EN देखोगे तो बताओ इसका क्या है, फ्लोरीन का 4 है
क्लोरीन का 3, ब्रोमीन का 2.8। बताओ डेल्टा EN तुम्हारा सबसे ज्यादा तुम्हारा पहले वाले में है कि नहीं? यस सर। 1.9। डेल्टा EN ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, तो वही तो बात यहाँ पे लिखा हुआ है। अरे बोलो, समझ में आया? यस सर। अब सेकेंड फैक्टर क्या हो गया? सेकेंड फैक्टर कहता है कि बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ बॉन्ड या बॉन्ड ऑर्डर। आपको ही पता है जितना बॉन्ड ऑर्डर होता है उतना ही बॉन्ड बनता है ना। अरे वो नहीं पढ़े थे ना, जितना बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही बॉन्ड बनेगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है तो मतलब बॉन्ड कितने बॉन्ड बनते हैं? एक बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर 2 रहता है, बॉन्ड ऑर्डर 2 बॉन्ड कितने बनते हैं? डबल बॉन्ड बनते हैं ना, ए और ए के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। और बॉन्ड ऑर्डर 3 रहता है तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ट्रिपल तो बॉन्ड। ये बताओ कि ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है कि नहीं? यस सर। तो आप ए और ए के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है, ए और ए के बीच में डबल बॉन्ड है और ए के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो बताओ सबसे ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड ये वाले हैं कि नहीं? ट्रिपल बॉन्ड वाले। यस सर। अब ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है, यानी कि ये लोग क्या करेंगे? अगर तुम्हारी किसी से अच्छी दोस्ती है तो तुम क्लास में पास बैठोगे, पास बैठोगे तो तुम्हारा बॉन्ड लेंथ घट जाएगा कि नहीं? तो हम कह नहीं सकते कि भाई ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कब सबसे कम और सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ क्या होगा? सिंगल बॉन्ड का, क्योंकि सिंगल बॉन्ड का ये उतना स्ट्रांग नहीं है। तो यही तो पॉइंट लिखा हुआ है ना कि बॉन्ड लेंथ होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर या नंबर ऑफ बॉन्ड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम देख भी सकते हो, क्या देख सकते हो कि देखो ये ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे कम, फिर ये सिंगल बॉन्ड का। देखो वैल्यू भी पुट कर देखो 1.54, 1.34, 1.20। ये वैल्यू तुम याद रखना, इसका यूज होता है 1.54, 1.34 और 1.20। ठीक है, ये वैल्यू आप ध्यान रखना। सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड का 1.454। डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? 1.34 और 1.20। ठीक है, फिर यहाँ भी देख सकते हो ट्रिपल बॉन्ड है तो देखो बॉन्ड लेंथ कम है। और ये किसके लिए यार? ये कार्बन कार्बन के लिए। ये वैल्यू मैं जो बोला ना याद करने के लिए, बस कार्बन और कार्बन के बीच की बात है। यहाँ पे देखो कार्बन ऑक्सीजन में ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है तो देखो वैल्यू कुछ और है, तो ये इसको नहीं याद करना है, नीचे वाले को याद नहीं करना है, बस ऊपर वाले को ही। तो बताओ ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये नहीं रहेगा? यस सर। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये नहीं रहेगा? यस सर। तो ये बॉन्ड लेंथ, अरे बाकी बच्चों को नहीं समझ में आ रहा क्या? क्यों नहीं बोल रहे बाकी बच्चे? सारा क्लास का मतलब होता नहीं, पूरा क्लास का भार जो होता है मतलब जिम्मेदारी या जो कुछ बोलो, बस शिवानी के कंधों पे है क्या? बाकी बच्चे क्यों नहीं बोल रहे? आपका क्लास नहीं है क्या? भाई बोलो यार। सर हाँ, नहीं समझ में आया तब भी बोलो, किसान नहीं समझ, फिर से समझो। समझ में आ रहा है तभी भी बोलो, चुप हो जाते एकदम। अब देखो अगला जो है क्या कर रहा है? रेजोनेंस। ये बोलता है कि देखो रेजोनेंस की वजह से जो होता है ना बॉन्ड लेंथ चेंज होता है। रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड लेंथ क्या होगा? चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? तो देखो इधर समझना, आपको ये दिख रहा है यहाँ पे क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो इसका आपके हिसाब से सिंगल बॉन्ड का भी हमने वैल्यू याद किया था, कितना होता है? 1.54 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए था। और आपको दिख रहा है ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो इसके हिसाब से आपको क्या लगता है? इसका बॉन्ड लेंथ होना चाहिए 1.34 एंगस्ट्रॉम। लेकिन जब डाटा देखा गया तो इनका बॉन्ड लेंथ ना तो 1.54 है ना तो 1.34 है, इन दोनों के बीच में है। इन दोनों के बीच में कितना है? तो देखो इन दोनों के बीच में 1.39 है। ठीक है, तो अभी मतलब आपको लगे ना कि भाई ये सिंगल बॉन्ड है तो मतलब कम क्यों हो गया, डबल बॉन्ड है तो ज्यादा क्यों हो गया? तो एक फैक्टर आता है जिसको बोलते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। अभी थोड़ा सा बस देख लो रेजोनेंस के बारे में, बस नन्ना सा देखो। रेजोनेंस ये तुम्हारा बेंजीन है, यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसका बोलते हैं कंजुगेटेड। दो डबल बॉन्ड के बीच में कितने की दूरी है? एक बॉन्ड की दूरी है ना, दो डबल बॉन्ड के बीच में एक बॉन्ड की दूरी है, तो ये कंजुगेटेड होंगे और ये अपना एक और दूसरा स्ट्रक्चर बना लेगा, मतलब ये अपना रूप चेंज कर लेगा और दूसरे रूप में यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। मतलब समझ रहे हो? पहले डबल बॉन्ड, यहाँ पे पहले डबल बॉन्ड नहीं ना था, लेकिन देखो दूसरे वाले में डबल बॉन्ड आ गया कि नहीं? यस सर। पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड था लेकिन क्या हो गया? यहाँ पे अब सिंगल बॉन्ड आ गया ना। यस सर। तो ये रेजोनेंस की वजह से होता है। ठीक है, रेजोनेंस को अभी आप ज्यादा ये दिमाग मत लगाओ, ये बहुत डिटेल टॉपिक है, इसको हम ऑर्गेनिक में बहुत अच्छे से करेंगे।
फिलहाल आप इसके हेडिंग को बस पढ़ लो, इसका जो हेडिंग है ना उसको बस पढ़ लो। क्या कर रहा है कि रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड लेंथ चेंज होगा, रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड लेंथ चेंज होगा। हाँ भाई चेंज हो गया, देखो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ सिंगल का होना चाहिए था 1.54, डबल का होना चाहिए था 1.34, लेकिन रेजोनेंस की वजह से देखो ना बॉन्ड लेंथ ना उधर का रहा ना इधर का रहा, दोनों के बीच का हो गया। ठीक है, तो रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड लेंथ चेंज होता है। बस हेडिंग पे ध्यान रखो, रेजोनेंस क्या होता है, नहीं समझ आया आप इग्नोर मारो, इसको हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक। ठीक है, ओके सर। ये तो वही बात हो गया ना, देखो डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे दो हो गया ना, 2 पाई बॉन्ड आ गया, यहाँ पे भी 2 पाई बॉन्ड है, तो जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे बॉन्ड लेंथ उतना ही कम होगा। यहाँ पे देखो कितना है भाई, 3 डबल, दो डबल बॉन्ड हो गए, देखो सबसे कम बॉन्ड लेंथ है, इसका सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ है। ऊपर से नीचे जा रहे हो डबल बॉन्ड बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ घट रहा है। ठीक है, घट रहा है। ओके आगे बढ़ते हैं। ये बॉन्ड लेंथ हो गया। अब ये आज का लास्ट टॉपिक है और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो कि है बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, ये जैसे ही कंप्लीट होगा 5 मिनट का टॉपिक है, चैप्टर खत्म। बॉन्ड लेंथ में किसी को कोई दिक्कत तो पूछ लो, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना बॉन्ड लेंथ में। अब बताओ नो सर। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, यानी कि तुम 2 एटम है उनके बीच में बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो तो एटम पास पास आ जाएंगे, यस सर। पास पास आ जाएंगे तो उनका बॉन्ड लेंथ कम होगा कि नहीं। यस सर। तो मैं ये लिख सकता हूँ ना, बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। यस सर। ऊपर जो तुम फैक्टर पढ़े थे बॉन्ड लेंथ में, अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है तो बॉन्ड एनर्जी तुम घटा दोगे सब में। यस हमने ऊपर पढ़ा था, हमने पढ़ा था क्या कि हमने पढ़ा था कि देखो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये था, डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा था ना एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। तो अगर बॉन्ड एनर्जी मैं पूछूं तो आप नहीं कहोगे कि भाई बॉन्ड एनर्जी, बस उसको पलट दो। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा ऐसा, ये किसका ऑर्डर है, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर होगा बॉन्ड एनर्जी में बस उस ऑर्डर को पलट देना। अरे बोलो समझ में आ रहा है। यस सर। ये तो हो गया समझने के लिए, अब मतलब ये तो क्या रट लिए, समझ भी सकते हो। सर देखो बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड लेंथ के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और तुम ऐसे भी सोच सकते हो ना, देखो ये ट्रिपल बॉन्ड है, अब ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है कि नहीं, ज्यादा एनर्जी देना होगा ना, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में आपको ज्यादा एनर्जी देना होगा, इसलिए बॉन्ड एनर्जी ट्रिपल बॉन्ड का ज्यादा होगा। डबल बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी देना होगा, सिंगल बॉन्ड को और कम एनर्जी देना होगा। ठीक है, यस सर। तो देखो बॉन्ड एनर्जी में आपको ये 2 टर्म लिखे हुए यहाँ पे, एक बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी और एक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड फॉर्मेशन क्या एनर्जी क्या होता है, अगर कोई बॉन्ड फॉर्म करेगा तो जो एनर्जी रिलीज हो, जैसे कि इसके नाम में क्या है, बॉन्ड फॉर्म करने पे मतलब जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो जो एनर्जी निकलेगा उसे बोलेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा, जब बॉन्ड को तुम तोड़ोगे, तो जब बॉन्ड को तोड़ोगे तो जो एनर्जी आपको देना पड़ेगा, जो एनर्जी आप दोगे उसे बोलोगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अरे बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी क्या हुआ, बॉन्ड बनाने में जो एनर्जी निकले, और डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो गया, बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी निकले। नहीं निकले नहीं, देना पड़ेगा। अरे बॉन्ड अपने से थोड़ी टूट जाएगा, बॉन्ड स्ट्रांग होता है ना, आपको एनर्जी देना पड़ेगा ना। यस सर। तो देखो किसी चीज को तोड़ना आसान है एज कम्पेयर टू जोड़ना, होता है कि नहीं। यस तोड़ना आसान है जोड़ने के कंपेयर में, तो इसलिए बॉन्ड 9:30 भी क्लास होगी क्या, अभी 9:30 भी क्लास स्टार्ट 9:30 में आपकी एक और क्लास होगी ना। हाँ होगी एक और। और आप ही लोगे ना। नहीं मैं क्यों लूंगा यार, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ क्या। अरे यार तो फिजिक्स का तो ऑफ है, केमिस्ट्री का ही नहीं, है। तो वो दूसरा सब्जेक्ट का होगा, बायो का होगा। ठीक है, केमिस्ट्री कब से केमिस्ट्री 2 क्लास में चलने लगी, क्या बात करते हो। इधर देखो आगे बढ़े, अब इधर देखना, बॉन्ड को तोड़ना आसान है एज कंपेयर टू जोड़ना। तो बॉन्ड एनर्जी जब भी हम फाइंड करेंगे ना, तो हम कोशिश करेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को हम फाइंड करने की, और जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा ना उसी को हम बोल देंगे बॉन्ड एनर्जी। जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो, जैसे मान लो ये N2 था और ये तुम्हारा था H2, ये 3 बॉन्ड तोड़ना है, तो ये 3 बॉन्ड तोड़ने में आपको ज्यादा एनर्जी देना, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसका ज्यादा, N2 ज्यादा, तो बॉन्ड ज्यादा, तो आप बोलोगे N2 का ज्यादा। तो बॉन्ड एनर्जी किसका ज्यादा, N2 का। क्या ऐसे बोलो,
तो तुम बोलोगे कि भैया डिसोसिएशन एनर्जी कुछ नहीं, जो डिसोसिएशन एनर्जी होगा उसी को हम बॉन्ड एनर्जी बोल देंगे। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड बनाना मुश्किल है, बॉन्ड तोड़ना आसान है, इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन नहीं काम चलेंगे। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, क्या लिखा हुआ है, बॉन्ड एनर्जी बराबर होता है लगभग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा वही उसका बॉन्ड एनर्जी होगा। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है N2 है, O2 है, H2 है, F2 है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि बॉन्ड एनर्जी किसका ज्यादा है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं। N2 देखो ये रहा N2, ये उसके अंदर क्या है O2, ये रहा H2 और ये रहा F2। अब बताइए ट्रिपल बॉन्ड है तो ऑब्वियसली बात है सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी इसी का होगा। यस सर। फिर O2 का होगा, लेकिन ये दोनों सिंगल बॉन्ड है। अब बताओ H2 का ये बोल रहा है बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों तो सिंगल बॉन्ड है, तो H2 का ज्यादा क्यों F2 के? तो कारण H2 का ज्यादा इसलिए हो गया ना, क्योंकि देखो F2 में क्या होता है, लोन पेयर होते हैं। अरे लोन पेयर होते कि नहीं? यस सर। जब भी लोन पेयर आएगा ना तो बॉन्ड एनर्जी को घटा देगा, बॉन्ड एनर्जी को घटा देगा। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लोन पेयर के। एक तो ये तुम कारण दे सकते हो, दूसरा कारण इलेक्ट्रोनेगेटिव से भी देख सकते हैं। नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं यहाँ पे। एक दूसरा कारण ये तुम देखना, क्योंकि देखो चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें भी जीरो है यार, डेल्टा EN यहाँ पे भी जीरो है ना, और यहाँ पे भी तो जीरो ही होगा, दोनों में जीरो है डेल्टा EN। यस सर, यस सर। तो देखो अब यहाँ पे दूसरा कारण क्या होगा, देखो यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है, आपको आप पढ़े हो लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेविस स्ट्रक्चर 1s के बीच में बॉन्ड बन रहा है ना। यस सर। यहाँ पे किसके बीच में बॉन्ड बन रहा है, 2p के बीच में बन रहा है ना। यस सर। और वहां पे मैं बताया था अरे 1s बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू 2p के। यस सर। 1s बॉन्ड, अब बताओ ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया कि नहीं? यस सर। यस सर। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तो ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा, तो बॉन्ड एनर्जी किसका ज्यादा नहीं होगा एज कम्पेयर टू F2 के। यस सर। तो बस यही कारण था, इन दोनों का कारण वही था। ठीक है, चलो अब जल्दी से, अब 2 मिनट और लगेंगे, क्लास अब ओवर हो जाएगा, चैप्टर भी ओवर है। कौन कौन से फैक्टर बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करेगा? ठीक है, तो कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा? पहला फैक्टर डेल्टा EN। अरे डेल्टा EN अभी हम पढ़े थे ना भाई, डेल्टा EN क्या था, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ में क्या था, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ना डेल्टा EN के। यस सर। फॉर्मूला में माइनस लग रहा था ना, माइनस, लेकिन डायरेक्ट अब चूंकि डेल्टा बॉन्ड लेंथ डेल्टा EN के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी भी होता है ना। यस सर। तो इस हिसाब से नहीं ले सकते कि बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया डेल्टा EN के। डेल्टा EN। यस सर। तो यही तो लिखा हुआ है, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा EN के। बोलो, तो यहाँ पे देखो ये तुम्हारा डेल्टा EN का वैल्यू सबसे ज्यादा फ्लोरीन में, HF में है ना, फिर HCl में, फिर HBr में, फिर HI में। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसका, HF का नहीं हो जाएगा? इसका। यस सर। और ये सेकंड फैक्टर क्या होता है, ये तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर। अरे ये तो आपको ही पता है भाई, ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, फिर उसके बाद में उसके बाद में डबल बॉन्ड, और सबसे कम सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये बॉन्ड ऑर्डर के साथ हो गया। अगला फैक्टर कौन सा आएगा? अरे तो आपको भी पता है। अच्छा ये बताओ, ऊपर से नीचे जाओगे तो एटम का साइज बड़ा होगा, एटम का साइज बड़ा होगा तो वो बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाता है, वीक हो जाता है ना। अरे देखो ना कैसे वीक हो जाएगा, देखो ये क्लोरीन के बीच में कैसा बॉन्ड बन रहा है, मतलब इसका कौन यूज हो रहा है, 3p यूज हो रहा होगा क्या? यस। अरे फ्लोरीन तुम्हारा क्या यूज करता है, फ्लोरीन तुम्हारा 2p यूज करता है, क्लोरीन क्या यूज करता है, 3p। हाँ ठीक है। ब्रोमीन तुम्हारा देखो ऊपर से नीचे जाते हो तो तुम्हारा क्या होता है, अरे यार ऊपर से नीचे जाओगे तो साइज बढ़ता है ना, ऊपर से तो साइज इंक्रीज करेगा, और साइज इंक्रीज करता है तो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। साइज इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, तो बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होगा तो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। ऊपर से नीचे जाते हो तो साइज बड़ा होता है तो बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होता है, तो वो बॉन्ड आसानी से ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, अच्छा तो ये देखना, ये एक एक्सेप्शन करके दिया हुआ है, इसको देख लो। यहाँ पे देखो ऊपर से नीचे देखो, रूल क्या आता है, बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज के, मतलब साइज बड़ा तो बॉन्ड एनर्जी कम। तो रूल क्या आता है कि देखो सबसे कम तो आयोडीन का होना चाहिए था, फिर ब्रोमीन का, तब क्लोरीन का, लेकिन सबसे आगे फ्लोरीन होना चाहिए था। सबसे आगे क्या होना चाहिए था, फ्लोरीन और फ्लोरीन होना चाहिए था। रूल यही कहता है ना कि सबसे आगे फ्लोरीन होना चाहिए था, लेकिन
देखो क्या लिखा है, बिकॉज ऑफ हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ए स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम। मतलब कह रहा है फ्लोरीन एटम एक छोटा एटम है, छोटा एटम है ना, एक छोटा Yes, एटम है sir. और उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। अरे याद करो हमने पढ़ा था, अरे फ्लोरीन का घर छोटा है और उसमें 7 लोग ऑलरेडी है, Yes, sir. जाएगा ना, बहुत छोटा घर है ना फ्लोरीन का। फ्लोरीन तुम्हारे Yes, sir. फ्लोरीन का अगर इसी लिखेंगे तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p5। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7, ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है ना, 7 है। तो इनका ये 7 इलेक्ट्रॉन में आपस में रिपल्सन लगेगा और वो रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड क्या होता है, वीक हो जाता है। क्या होता है, Weak होता है। वीक हो जाता है। तो एक ये भी कारण होगा कि F2 बॉन्ड का क्या था, एनर्जी कम हो गया। देखो ऊपर जो एक्सेप्शन हम नहीं लिख रहे थे यहाँ पे H2F2 में, देखो F2 का काम कम था ना, पता चला क्यों Yes. कम, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन sir. क्या है भाई, इसके इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन लगेगा, रिपल्सन की वजह से क्या होगा, इनका बॉन्ड वीक हो जाएगा। Weak हो जाएगा। तो क्या हो गया, वीक हो गया तो बॉन्ड एनर्जी कम हो गया। भाई बॉन्ड वीक मतलब एनर्जी वीक, बॉन्ड वीक मतलब एनर्जी वीक। Energy भी। बाकी एग्जांपल क्या है यहाँ पे देख लो भाई, ये भी एज ए देखो ऊपर से नीचे जा रहा है तो ऑक्सीजन का देख रहे हो, ये भी वही कारण से ऑक्सीजन का कम हो गया। ऑक्सीजन का होना चाहिए था क्या, ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन इसका भी क्या है, घर छोटा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए क्या हो गया, ये बॉन्ड वीक हो गया ना। जैसे सेम लॉजिक, जैसे वाला जो लॉजिक लगा ना वही तुम्हारा ऑक्सीजन वाले में लॉजिक लगा। रूल के हिसाब से क्या करना चाहिए था, सल्फर का कम होना चाहिए था क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, लेकिन सल्फर का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू O2 के। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन में ऑलरेडी रिपल्सन बहुत हो रहा है, ठीक है, इसलिए। ठीक है, ओके। अब इधर देखना, ये तो नॉर्मल ट्रेंड फॉलो कर रहा है ना भाई, ऊपर से नीचे जा रहे हो तो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड एनर्जी घट रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट है ये पोलैरिटी, पोलैरिटी बोलो या फिर क्या बोलो, डेल्टा ईएन। देखो ना यहाँ पे डेल्टा ईएन ज्यादा है, डेल्टा ईएन ज्यादा है तो क्या होगा, पोलैरिटी ज्यादा होगा। और आपको पता ही है यार, डेल्टा ईएन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ना बॉन्ड एनर्जी, देखो अभी उन्हें ऊपर लिखा था डेल्टा ईएन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था बॉन्ड एनर्जी। तो पोलैरिटी में भी आप डेल्टा ईएन करके आप काम चला लोगे, ठीक है, मतलब इसमें भी आप डेल्टा वाला कंसेप्ट यूज करके तब हो जाएगा। बस ये लास्ट अब ये है स्लाइड। हाँ, रेजोनेंस, रेजोनेंस ये ध्यान रखना, रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड एनर्जी बढ़ता है, बस इसको तुम अभी फिलहाल रट लो, आगे जब रेजोनेंस पढ़ेंगे तो समझेंगे क्या रटना है कि भैया रेजोनेंस जो होगा ना वो बॉन्ड एनर्जी को इंक्रीज कर देगा। रेजोनेंस क्या करेगा, बॉन्ड एनर्जी को इंक्रीज करेगा। हाइब्रिडेशन क्या करेगा, तो देखो आपको पता है यार, sp परसेंटेज एस अगर बढ़ेगा, परसेंटेज एस बढ़ेगा तो क्या होगा, परसेंटेज एस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगा। अभी हमने पढ़ा बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो डेल्टा ईएन वाला ही कंसेप्ट यहाँ भी लगेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा, अरे परसेंटेज एस बढ़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ गया, बॉन्ड एनर्जी बढ़ गया, ठीक है। तो वही है, ये लोन पेयर वाला कंसेप्ट तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि लोन पेयर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी कम होगा, ये कंसेप्ट तो हमने पहले ही पढ़ लिया था ना। देखो फ्लोरीन में लोन पेयर ज्यादा है ना, यस सर, फ्लोरीन में लोन पेयर ज्यादा है, ऑक्सीजन में फ्लोरीन के कंपेयर में कम लोन पेयर है, नाइट्रोजन में बस एक लोन पेयर है, क्लोरीन में तो कार्बन में तो लोन पेयर है ही नहीं, तो लोन पेयर घट रहा है तो बॉन्ड एनर्जी मतलब लोन पेयर, लोन पेयर अगर ज्यादा हो रहा है तो बॉन्ड एनर्जी कम हो रहा है, लोन पेयर ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी कम है। तो ये हमने पहले भी पढ़ा, फिर से वही चीज रिपीट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलो आ गया लास्ट स्लाइड, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये हम जब कब पढ़े, ये लास्ट स्लाइड जब हम ओवरलैपिंग, अरे बोलते थे नहीं कि भैया ओवरलैपिंग अगर ज्यादा होगा, ये आपका लास्ट स्लाइड है, ओवरलैपिंग ज्यादा होगा तो बोलो, पढ़े थे ना कि बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, यस सर, ओवरलैपिंग ज्यादा तो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग, तो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग तो क्या हो गया, बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा नहीं होगा, तो बॉन्ड डिस्टेंस ओवरलैपिंग नहीं हो गया। और ये पॉइंट हम पहले पढ़ चुके हैं कि साइज ऑफ ऑर्बिटल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था बॉन्ड डिस्टेंस, अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ना, याद करो ये हमने पढ़ा था। देखो ये क्या है, ये है तुम्हारा पहला दूसरा, और यहाँ पे देखो तीसरा आ गया, थर्ड ऑर्बिटल यूज हो रहा है ना, देखो यहाँ पे सेकंड ऑर्बिटल यूज हुआ या थर्ड यूज हुआ या फोर्थ यूज हुआ, तो आपको पता है ना भाई, अगर ऑर्बिटल का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड वीक होता था, याद करो लेविस स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था ये। यस सर, तो तुम्हारा क्या हो गया, ऑर्बिटल का साइज ज्यादा बड़ा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, ठीक है। और उसी में हमने एक पढ़ा था कि अगर मान लो ऑर्बिटल का साइज सेम हो तो डायरेक्शनल कैरेक्टर देखते थे ना, यस सर,
और हमने पढ़ा था कि यार क्या डायरेक्शनल कैरेक्टर पी का डायरेक्शनल कैरेक्टर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एस, उसी क्लास में पढ़े थे। यस सर। बताओ यहाँ पे दोनों का ऑर्बिटल सेम है, देखो ये भी 2 है ये भी 2 है। अब डायरेक्शनल देखोगे तो देखो पी ज्यादा है, पी का डायरेक्शनल कैरेक्टर ज्यादा है एज कम्पेयर टू इस एस के। 2s के। तो स्ट्रॉन्ग कौन बॉन्ड हो गया, ये 2p 2p स्ट्रॉन्ग हो गया, 2p। यस सर। 2p 2p। फिर ये क्या हो गया 2s 2p, और फिर ये देखो ये लोग वीक होते जा रहे हैं 2s 2s। फिर तुम्हारा और ये साइड, और ये भी तुमको पता है ना यार, तुम्हारा साइड वाइज ओवरलैपिंग वीक होता था। यस सर। ये 2p वीक कैसे हो गया? अरे ये गलत लिख दिया, ये इसको 3 कर दो, 3 कर दो, ठीक है। ओके सर। अरे देखो 2p 2p है, हालांकि ये जानते हो तुम, ये ऐसा इसलिए दिया ना, एक्चुअली ये क्या कर रहा है, ये एक्सियल 2 ही रहने दो। जानते हो क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है ना, और साइड में पाई बॉन्ड बनता है। आपको पता ही है सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है तो इसलिए पहले नहीं हो गया। यस सर। ठीक है, तो इसलिए ये ज्यादा स्ट्रांग, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। और ये तुम्हारा लास्ट, ये तुम्हारा देखो, ये तुम्हारा देखो साइज तुम्हारा बड़ा हो गया ना भाई। यस सर। और इसके कंपेयर में साइज बड़ा हो गया, साइज बड़ा हो गया, साइज बड़ा है ना, साइज बड़ा है तो क्या हो गया, बॉन्ड वीक नहीं हो जाएगा। देखो यहाँ पे और साइज बड़ा हो गया ना, देखो यहाँ पे और 3 3 हो गया, तो साइज और बड़ा तो बॉन्ड और वीक, बॉन्ड वीक तो बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक। ठीक है, और ये पॉइंट हम पहले पढ़ चुके थे कि O2 एग्जिस्ट करता है लेकिन H2 नेचर में प्रेजेंट नहीं है, N2 एग्जिस्ट करता है लेकिन P2 नेचर में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके। कारण क्या था, अरे इसका कारण भी हमने पढ़ा था ना, ये बॉन्ड जो बनता है P2 बनता है 3p पाई और 3p पाई की वजह से। अरे 3p पाई बॉन्ड वीक होता है ना, और ये किसकी वजह से बनता है, ये तो 2p पाई से बनता है ना। यस सर। ये क्या O2 भी बनता है आपका 2p पाई और 2p पाई, आपको पढ़ा चुके हैं, ये लेविस स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि 2p पाई बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है। इनफैक्ट सेम यही क्वेश्चन हमने किया था। ठीक है, तो ये हो गया, इसके साथ ये क्लास ओवर होता है। रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, अटेंडेंस यस भेज दिया है, आप क्लास को लीव कर सकते हो। ठीक है, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। किसी को नहीं समझ में आया तो रुक के डाउट पूछ सकता है। समझ में आया यार? बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला पॉइंट नहीं समझ आया। अच्छा, बॉन्ड लेंथ फिर से बता दे क्या? थर्ड पॉइंट। बॉन्ड लेंथ का कौन सा थर्ड पॉइंट? सर वो इम्पोर्टेंट वाला ही जो नीचे था। अच्छा, नीचे वाला थर्ड पॉइंट ये? Yes. अरे यार ये पहले ही पढ़ा चुके हैं लेविस स्ट्रक्चर में, आप जाके यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग देखना। ठीक है, और फिर से मैं बता दे रहा हूँ, थर्ड पॉइंट वाला देख लो। अरे ये देखो क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि अगर ऑर्बिट का साइज बढ़ेगा ना तो क्या होता है, ऑर्बिट का साइज अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड वीक होगा। लेकिन यहाँ पे सब तो 2 ही है, सब तो 2 ही है, तो अब यहाँ पे साइज मैटर नहीं करेगा, अब इसका डायरेक्शनल कैरेक्टर मैटर करेगा। और डायरेक्शन कैरेक्टर जितना, जिसका डायरेक्शन कैरेक्टर ज्यादा होता है वो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है। पी का डायरेक्शनल कैरेक्टर ज्यादा है एज कंपेयर टू एस के, तो पी वाले बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होंगे। देखो यहाँ पे पी है ना, तो ये ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पे दोनों पी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक एस है, तो इसलिए ये वीक हो गया। लेकिन ये लास्ट वाले में तुम सोचेगा दोनों साइड दोनों 2p है, तो फिर ये वीक क्यों हो गया? अरे ये पाई बॉन्ड बना रहा है ना, कंधा से कंधा टच हो रहा है, साइड वाइज ओवरलैपिंग को हम क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन ये एक्सियल हेड से हेड का ओवरलैप होगा, ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो सिग्मा तो हर सिचुएशन में सिग्मा बॉन्ड पाई से स्ट्रांग होता है। तो ये लोग अलग आ गए और साइड वाइज वाले पीछे चले गए। ठीक है, अगर मान लो 3p रहता तो वो और पीछे चला जाता, और मान लो इसी सीरीज में मैं लिख दूं 3p तो ये और पीछे चला जाएगा। इनफैक्ट 3p तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना। देखो यहाँ पे हमने एग्जांपल, ये सब हम पढ़ा चुके हैं, आप जाके रिकॉर्डिंग देखना। ठीक है, आया समझ में? Yes, sir. चलो फिर ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। देखो